व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्यारी बात बोली गई यहाँ पर, ये आप लोगों की एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाने का काम करेगी। बोला जा रहा है रेस्पेक्ट योर हेटर्स। जो आप लोगों से चिढ़ते हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप लोगों को मानते हैं कि आप लोग उनसे बहुत बेहतरीन हैं, आप लोग उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कामयाब हैं, और वो इसलिए आप लोगों से चिढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों से हेट करते हैं। और कोशिश करो कि लाइफ में एक आधा हेटर जो है वो अपने पास जरूर रखें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ, ये इंसान जो है ये बताता रहेगा। जब वो खुश होने लगे तो समझ लेना कि आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब आप वो दुखी रहे तो समझ लेना आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ा फायदा होता है हेटर को अपने पास रखने का। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये रेड सी। तो रेड सी जाकर देखिएगा कहां पर ये रेड यानी कि लाल कलर का जो सी है यहां पर ये लोकेटेड है, समुद्र लोकेटेड है, और इसके आसपास वाला एरिया भी जरूर देखिएगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आइए तो एक नजर डाल लेते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर, देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं हम लोग, कहां पर जाएंगे यहां से वो देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है, खासकर हेल्थ को सही डायरेक्शन देने के लिए। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात की जा रही है अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। पर लेकिन सोचिए अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया गया उससे पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस अगर ले लिया जाए तो कितना बेटर रहेगा, या फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। अभी आप लोगों ने देखा क्रिकेट टीम जो है हमारी वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर है, तो वहां पर अच्छी खासी सीरीज चल रही है। तो इसके एक तरीके से इसका एनालिसिस क्या है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी देश की टीम जो है वो कहां पर जा रही है और क्या कंडीशन चल रही है यहां पर। वैसे भी अगर आप लोगों को नॉर्मल जो डिस्कशन नहीं करते हैं, बैठकर चाय पी रहे हैं, यार इसने इसे रन बनाए, ये ना आउट हो गया, यार उसने ना कैच छोड़ दिया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपनी जगह आप लोग कई बार देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसा कोई डिस्कशन आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस आर्टिकल को देख सकते हैं। बाकी यहां पर जो बात की जा रही है ये आर्टिकल है कोविड-19 से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, खासकर इकोनॉमी की कंडीशन पर किसे उसे दिखाया जा रहा है। कई बार आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, पर फिर भी हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। वेनेजुला में क्या कंडीशन चल रही है इसके बारे में हल्का सा जिक्र करेंगे, पता होना चाहिए क्योंकि वेनेजुला एक इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए भी, हम क्रूड ऑयल भी खरीदते हैं वेनेजुला से। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये साइड वाला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिक्स में क्या गहमा गहमी चल रही है उसके बारे में यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। रजनीकांत जी नई पार्टी बना रहे हैं, पॉलिटिकल जो एंट्री है यहां पर बीजेपी की इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रही है, तो क्या कंडीशन यहां पर बनेगी, किस तरीके से नए सिनेरियो निकल कर आएंगे 2021 के इलेक्शन में, तो ये देखने को मिलेगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या बातें हैं। बाकी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की कि आप लोग सोसाइटी में 2 गज की दूरी बनाए रखिए, इसी के साथ में मास्क जरूर लगा के रखिए। अगर कहीं भी बाहर निकलकर आप लोग जाते हैं तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक नया नॉर्मल तैयार हो गया है अपने आप को सेफ रखने के लिए। जैसे ही बाहर से आते हैं तो हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज कीजिए, और तब तक अपनी आंखों को, नाकों को, कानों को, मुंह को टच न करें, और अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए ताकि उनकी हेल्थ भी आप लोग अच्छे से रख सकें। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिहेव लाइक ए जागरूक सिटीजन कि हाँ कम से कम आप लोग ये चीजें जानते हैं। यहां पर क्या दिखा रखे हैं, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट जो पुरानी पार्लियामेंट है 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। फाउंडेशन स्टोन जो इसका रखा गया था, इसके बारे में जो स्ट्रक्चर तैयार की गई थी वो स्ट्रक्चर तैयार की गई थी ये 1912 और 13 के अंदर, पर लेकिन जो इसको स्टार्ट किया गया बनाना ये किया गया था 1921 में, और बाद में कंप्लीट हुई 1927 में, यानी कि 6 साल के अंदर। पर लेकिन अब नई जो पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट निकलकर सामने आ रहा है वो हमारी कंट्री में स्टार्ट किया जा रहा है ये आज से, यानी कि 10 दिसंबर से। आज ही नेशनल ह्यूमन राइट डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर इसके बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, आज ही यहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है तो कोर्ट ने इसको तो अलाउ कर दिया है, पर लेकिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति अभी नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, बहुत सारे जो पेड़ जो है वो यहां पर काटे जाएंगे। तो कंडीशन क्या होती है आगे आने वाले टाइम में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कार्टून क्या दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे यहां पर, तो यहां पर देखा गया था कि इनके द्वारा यहां पर अपना माथा रखा गया था इस जो पार्लियामेंट के नीचे, यहां पर इसकी जो सीढ़ियां एंट्री करने से
से पहले, और इसको टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी की उपाधि दी गई थी। पर लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये टेंपल जो है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये नए टेंपल के लिए अभी शिलान्यास करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप लोग 40 से 50 शब्द में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं, जब पढ़ता हूं तो मजा आता है कि हाँ किस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। ओके, तो आंसर राइटिंग का भी आप लोगों का एक नया माहौल बनेगा। और हाँ, एक आंसर राइटिंग से एक और बात याद आई, कल मैंने क्वेश्चन जो था वो वीडियो के अंदर नहीं बताया, कई बार भूल जाता हूं, तो वो आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी हो गई है, ठीक है, टीचर नहीं आया तो आज छुट्टी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप और इसी के साथ में फेसबुक ग्रुप में पिन कर देता हूं मैं, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एक भी दिन कोताही नहीं बरतनी है, डेली आंसर लिखना है। अगर आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं, रियलिटी में आप लोगों को जॉब की जरूरत है, आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो कुछ दिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता ये प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद में जिंदगी भर चाहे पेन उठाकर मत देखना आंसर राइटिंग लिखने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। पर एक बार जॉब जरूर ले लीजिए आप लोग। जो यहां पर ये आर्टिकल है ये बात कर रहा है साउथ इंडिया में चेन्नई के बारे में। चेन्नई के अंदर यहां पर चेन्नई स्लिम ग्लीम, ये यहां पर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही थी। ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्राउन फील्ड वो प्रोजेक्ट होता है जो एक ऐसी जमीन पर बनाया जाता है जहां पर ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर तैयार है। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, तो यार यहां पे एयरपोर्ट बड़ा बना देते हैं, यहां पर एक छोटी सी पट्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि जिसके बेसिक क्लियर होते हैं, वहां पर अगर आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो इसका मतलब हो गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं आप लोग। पर लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब यह है कि भैया इसको सिलेबस भी नहीं पता है, इसने पुराने क्वेश्चन पेपर भी उठा के नहीं देखे, इसको नहीं पता है कि कितने पेपर होते हैं यहां पर इस एग्जाम में, इसको नहीं पता है कि किस तरीके से इसमें स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलना है, तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि इसको अभी कुछ नहीं पता है, सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाएगी। तो दो तरीके प्रोजेक्ट हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, यानी कि नई लैंड को एक्वायर करना था और उसके चलते वहां पर प्रोजेक्ट बनाना था, तो वो सारे काम करने थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पर ये बोला है कि अगर लैंड को एक्वायर किया जाएगा तभी तो चीजें आगे लेकर चलेंगे और तभी ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेंगे। अगर लैंड एक्वायर अभी नहीं किया गया तो फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस का क्या मतलब है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लैंड एक्वाइजिशन जो प्रोसीजर है उसके लिए थोड़ा सा रास्ता तो एक तरीके से क्लियर किया यहां पर लेकिन एक बार भी लगा दिया कि तभी यहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया जाएगा। पर राइटर इससे थोड़े से नाखुश हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या काम करता है, जब हमारी कंट्री में पैसा खर्च हो जाता है तो तब कैग आता है उसको बचाने के लिए। यानी कि हमारी कंट्री में सिस्टम ऐसा चलता है कि फिर पछताए क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्यों आप लोग चिड़िया को खेत चुगने दे रहे हैं, आप लोग पहले से उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर बात करें कैग की, अगर हमारे कैग की बात करें और यूके के कैग की बात करें, तो उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें यह डिफरेंस है कि हमारा कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तब आता है पिक्चर में जब पैसा खर्च हो चुका होता है, उससे पहले वो कुछ नहीं बोल सकता है। पर लेकिन यूके में उससे पूछकर पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि ये पैसा जो है गलत जगह ना चला जाए। तो यहां तक आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ध्यान में रखा जाए। यहां पर राइटर ये बोले कि एक तो है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद वो क्लियरेंस लेते हुए घूम रहे हैं, एक है कि पहले से क्लियरेंस ले लिया जाए, अगर वो कैसा रहेगा, और खासकर क्लियरेंस भी काफी ज्यादा डाइल्यूट किए जाते हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से आसानी से क्लियरेंस मिल जा रहे हैं, उल्टा सीधे मनी देकर भी जैसे तैसे जुगाड़ कर ले रहे हैं, फिर जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है फिर बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गई है। तो ऐसी गड़बड़ करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा आप लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो प्री मैच्योर जो यहां पर अगर बात करें आज के डेट में कि रूल किया गया यहां पर कि अभी प्री मैच्योर है कि उनके द्वारा इन्वायरमेंट अप्रूवल लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तो उन्होंने जमीन भी नहीं खरीदे, तो उसके बाद में तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो लिया जाएगा। और देखिए अगर कोई जमीन, अगर ऐसे एरिया में आप लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो कि खेती की जमीन है, जो कि यहां पर फॉरेस्ट की जमीन है, तो वो भी जरूरी है। बात क्या करते हैं कि पब्लिक पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, तो पब्लिक पर्पज भी यहां पर आप लोग काउंट करना पड़ेगा, कितना पब्लिक पर्पज है और कितना सेल्फ पर्पज है। तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक इसके बारे में कुछ भी बातें नहीं की जा सकती है। अगर आगे हम लोग बात करें यहां पर, तो देखिए बात की जा रही है कि लैंड जो है जब ली जाएगी, कंस्ट्रक्शन परमिट जब किया जाएगा, जब चीजें आगे स्टार्ट होंगी तभी क्लियर लिया जाए, तभी क्लियरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो मिटिगेशन और जो रेमेडी की बात की जा रही है, यानी कि चीजों को जो प्रॉब्लम है उसको कम करना और उसके उपाय निकालना। तो इन्वायरमेंट डैमेज अगर पॉसिबल होगा पहले, तो फिर क्या मतलब है? जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर और प्रिजर्वेशन ऑफ जो रूरल लाइवलीहुड है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर जो ये बेसिकली प्रोजेक्ट था इसको साइड में किया गया था। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो मेहनत की गई थी उसको साइड में रख दिया कि मद्रास हाई कोर्ट यहां पर सही नहीं है, क्योंकि अभी तो लैंड भी नहीं खरीदी गई है, कैसे आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाह रहे हैं यहां पर कि प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीद ली जाए, उसके बाद यहां पर देखें कि उन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि जब तक लैंड ही नहीं खरीदी जाएगी कैसे पता चलेगा कि यहां पर कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलग तरीके से देख रहा है। हाई कोर्ट जो है वो यहां पर इसको काफी सेंसिटिव एक तरीके से लाइवलीहुड और इकोलॉजिकल जो कंसर्न के पॉइंट ऑफ से लेके चल रहा था, इसलिए यहां पर उसने इन सब चीजों पर फोकस किया। पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसका देखने का तरीका इस पर्टिकुलर केस को कंप्लीटली अलग था। आप लोगों को यहां पर कौन सही लग रहा है, आप लोग यहां पर अपनी राय भी बता सकते हैं। बाकी यहां पर हमारी कंट्री में जो भी नेशनल वगैरह बनाए जाते हैं, नेशनल वेज जो होते हैं, वो हमारी कंट्री में कौन बनाता है, ये बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली यहां पर उसको मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है। इनके जो बन गए हैं उसके बारे में जो बेसिकली जो काम किया जाता है हमारी कंट्री में कि हाईवेज कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टोल टैक्स वगैरह क्या, वो सब चीजें, तो फिर ये यहां पर इसके अंडर में चीज आती है, ये उनको रेगुलेट करती है। 1988 में हमारी कंट्री में ये बॉडी बनाई गई थी जो कि मैनेज करने का काम करती है, नेशनल हाईवे, ये रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। और ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। एक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट में पास कर एक लॉ बनाया जाता है, तब यहां पर एक एक्ट निकल कर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे किसके अंडर में, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाकी योगेश नारायण जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके 1988 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और जो मोटो है वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, नॉट जस्ट रोड वे बिल्ट ए नेशन, यानी कि रोड नहीं बनाते हैं, बस देश बनाते हैं हम लोग। और इसरो जो हमारी कंट्री की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ही मिलकर ये काम करती है सैटेलाइट मैपिंग के लिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी अभी यहां पर और क्या बातें की जा रही है, यूएसए के अंदर यहां पर एक केस है, उसमें यह बोला गया कि अगर आप लोग कोई प्रोसीजर को लेकर आगे चलते हैं और वो प्रोसीजर जो है वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वहां से फिर इरिवर्सिबल आना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसका क्या मतलब हो गया। तो आप लोगों को डिसीजन जितना पहले ले लिया जाए उतना ज्यादा बेटर है। बहुत लंबे चलकर आ गए, फिर अब देख रहा है कि यार गलत कर दिया, 4-5 साल जो है कोई काम करने में लगा दिए, और फिर लग रहा है कि यार ये तो गलत डायरेक्शन में आ गए, किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इस तरीके से काम नहीं करना है जिसको आप लोग इरिवर्सिबल न कर सको, तो इस तरीके से यहां पर लेकर चलना है। तो 3 जज बेंच थी जो हाई कोर्ट की, उसके द्वारा यहां पर जो एक तरीके से बोला गया था कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो फॉरेस्ट लॉ है उसके बारे में ध्यान रखकर अगर चला जाए, तो लैंड एक्वाइजिशन नोटिस से पहले अगर आप लोग चीजों को यहां पर बोले कि हाँ भैया ऐसा ऐसा यहां पर है, जब लैंड एक्वायर ही कर ली उसके बाद में आप लोग करोगे, वो क्या सही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो प्रॉपर फ्रेमवर्क के तरह अगर आप लोग प्रोजेक्ट को लेकर चलोगे तो प्रायर क्लियरेंस यहां पर होना चाहिए, पहले ही एक तरीके से क्लियरेंस यहां पर मिलना चाहिए, वो ज्यादा बेटर तरीके से होगा। तो यहां पर देखिए 2 तरीके हो गए, एक तो होता है डेवलपमेंट और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। या तो डेवलपमेंट कर लो या इन्वायरमेंट कर लो, पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चल लो। ऐसा थोड़ा ना कि एक ही काम होगा, दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलो ना। आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है और इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट ही रहेगा। आप लोग ऐसा करिए कि डेवलपमेंट को उस तरीके से लेकर चलिए कि इन्वायरमेंट भी बेकार ना हो, सारी चीजें चलती रहे। तो डेवलपमेंट सेंट्रिक जब हम लोग चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि कई बार सस्टेनेबल चीजें नहीं हो पाती हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। अगर सस्टेनेबल चीजें हम लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सस्टेनेबल चीजों का क्या मतलब है, जैसे पेड़ पौधे हम लोग आज के डेट में जो एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे, अगर इनको हम लोग खत्म करके चले जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन क्या देखेगी। तो हम लोग को क्या ध्यान करना है, हम लोग को भी इस तरीके से पेड़ पौधे लगाकर जाने हैं ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको भी फायदा यहां पर देखने को मिले। तो ये चीजें हम लोग को अभी से ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब डिसीजन चाहे कोर्ट के कुछ भी आ रहे हो, पर लेकिन हाँ एक बात तो है कि क्वेश्चन मार्क तो लग गया है, ठीक है। तो वही है कि एक तरीके से थोड़ा सा एक समझ में तो आ गया कि जो प्रोजेक्ट है वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दोषपूर्ण आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये चीजें हैं कि आगे प्रोजेक्ट जब चलते हैं उसको किस तरीके से लेकर चला जाता है, तो ये जरूरी है कि हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि भैया ये जो प्रोजेक्ट आप लोग लेकर चल रहे हो ये किस डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर अगर बात करें डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आज की डेट में आजकल बात करें जो डेमोक्रेसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कई सारी कंट्री ऐसे जहां पर घटती हुई जा रही है, उनमें से हमारी कंट्री भी आप लोगों को एक देखने को मिलेगी जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। हमारी कंट्री के जो पॉलिसी मेकर हैं वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी चलते अगर हम लोग डेमोक्रेसी को आके कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जा रहा है। लोगों के अंदर एक फियर देखने को मिल रहा है, डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अनसर्टेनिटी नजर आती है, कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है और गवर्नमेंट क्या करके निकल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो कि लार्ज स्केल पर ये जनता के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, उनमें भी जनता का ओपिनियन नहीं मांगा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी कंट्री में पहले क्या किया गया, आर्टिकल 370 में चेंज किया गया। तो ये आर्टिकल 370 जिस जनता पर इंपैक्ट डालने वाला था उस जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमारी कंट्री में फार्म एक्ट जो है
वो लाए गए, पहले ऑर्डिनेंस था, फिर बिल लाए गए, फिर उसको यहां पर एक्ट में कन्वर्ट किया गया, और ये एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। उन्हीं किसानों से नहीं पूछा गया जिन किसानों के ऊपर ये इंपैक्ट डालने वाले हैं। लेबर लॉज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वहां पर भी कई सारी लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही थी, वहां पर भी ऐसी हरकतें देखने को मिली। यानी कि जो चेंज किए जा रहे हैं आज के डेट में, वो यहां पर इस तरीके से किए जा रहे हैं कि जनता से नहीं पूछा जा रहा है जिस जनता पर वो चीजें इंपैक्ट डालने वाली है। तो इसके चलते बाद में जो सिचुएशन निकल कर आती है, फिर उस पर लिपापोती की जाती है। वर्ल्ड प्रेस के द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री की जो एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आई है। हमारी कंट्री में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो भी घटता हुआ नजर आया, और इसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है आज की डेट में, कि हमारी कंट्री को देखकर लोग दुहाई देते थे कि यार डेमोक्रेसी तो हो तो इंडिया जैसी हो, पर लेकिन आज की डेट में आने वाले टाइम में अगर यही हरकतें चलती रही तो ये कोई नहीं बोलेगा कि हाँ इंडिया जैसी हो, क्योंकि इंडिया में भी काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बात करें इकोनॉमिक हालत की, मैक्सिमम कंट्री की जो करेंसी है वो काफी अच्छे लेवल पर अभी देखने को मिल रही है, पर हमारी कंट्री की अगर करेंसी देखें वो काफी डेप्रिशिएट होती है आप लोगों को नजर आ रही है। जैसे यूरोप के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, जो इनकी साउथ कोरिया के, तो जो इनकी जो करेंसी है अगर बात करें तो स्ट्रॉन्गर हुई है रिसेंट टाइम में, पर लेकिन हमारी करेंसी वही है, वो डिक्रीज हुई है। देखिए हमारी कंट्री में ना काम करने से पहले ये देख लिया जाता है, ये उन बच्चों की तरीके से कई बार गवर्नमेंट काम करती है जो कि एग्जाम में परफॉर्म करने से पहले ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बहाने ढूंढना कि ये अगर फेल हो जाएंगे तो कैसे बताएंगे कि हम लोग फेल क्यों हो गए। अगर जिंदगी में इस तरीके से आप लोग जिंदगी को लेकर चल रहे हैं कि हाँ बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप लोग 3 में ना 13 वाली बात हो गई, यानी कि आप लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में वही इंसान एग्जिस्ट करेगा जो अगर कल को क्लियर भी नहीं होता एग्जाम तो वो बोलेगा ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने यहां गलती की है। अपनी गलती को जो एक्सेप्ट करता है वही रियलिटी में उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाता है। जिनको ये लग ही नहीं रहा कि उन्होंने कोई गलती की है तो वो सॉल्यूशन निकालने के बारे में तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो तो ये कहेंगे हाँ उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। तो यही कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। अभी हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक हालत थी वो कितनी खराब थी, तो यहां पर चल रही थी 2018-19 से बिल्कुल बुरी कंडीशन में चल रही थी, पर लेकिन कोविड-19 आ गया तो कोविड-19 के ऊपर चिपका दी सारी चीजें कि इसकी वजह से कंडीशन खराब हो रही है। इंप्लॉयमेंट और ज्यादा लो लेवल पर पहुंच गया है। पहले भी हमारी कंट्री में 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग देखने को मिल रहे थे, पर लेकिन अब बोल दिया कोविड-19 की वजह से चीजें चल रही हैं। तो कोविड-19 ने एक तरीके से आकर जान बचा ली, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलेंगी नहीं जैसी कंडीशन बनकर आती है। अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो वर्स्ट अफेक्टेड हमारी कंट्री है। अगर बात करें जो अटैक नहीं होते हैं और जो साइबर अटैक के बारे में आप लोग बात करते हैं जो कि फिरौती मांगते हैं, ठीक है, तो रैंसमवेयर होते हैं जो फिरौती मांगते हैं कि ये काम करो, आप लोग का मान लीजिए आप लोग की वेबसाइट जो है वो यहां पर इनके द्वारा अटैक कर ली गई, तो कल को अगर आप लोग उनको उनकी फिरौती यानी कि अगर उन्होंने पैसे मांगे या कुछ और कराने की कोशिश की, उसको पूरा नहीं करोगे तो आप लोग का ये वापस नहीं मिलेगा। और कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखे भी, उनसे पैसे भी मांगे गए कि जो वो बिटकॉइन में जब नहीं दिए, कई सारे ऐसे हैं जो वापस भी नहीं आए, कुछ ऐसे हैं जो वापस आ गए। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो बेसिक पर्पज यहां पर क्या है, बेसिक पर्पज ये कि किस लेवल पर हम लोग कहां पर सही हैं, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। आज के दिन में अगर बात करें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ से, साइबर अटैक के पॉइंट ऑफ से, महिलाओं की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, किसानों के पॉइंट ऑफ से, या जो बच्चे हैं अगर हम लोग बात करें उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहां पर हम लोग सही हैं, तो ये चीजें हम लोग को एक बार समझनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग को ध्यान में देकर चलना पड़ेगा। हमारी कंट्री की आज की डेट में जो इमेज है वो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं डिस्कस की जा रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो अगर बात करें हमारे एक्सटर्नल रिलेशन जो है आज के दिन में सबसे ज्यादा बर्बाद लेवल पर चल रहे हैं। चाइना के साथ में रिलेशन देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो वर्स्ट कंडीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। चाइना और पाकिस्तान दोस्त बन चुके हैं और ये इंडिया को एक तरीके से परेशान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसे हैं जिनके रिलेशन हमारे साथ में ठीक ठाक हैं, पर लेकिन अगर उनके साथ में जो ग्रुप है, जैसे सऊदी अरेबिया यूएई के साथ में जो ग्रुप है, तुर्की कतर के साथ में जो ग्रुप है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनके साथ में हम लोग डिफिकल्ट रिलेशन हमारे देखने को मिल रहे हैं। उनके साथ में हम लोग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जिस रूप में मान लीजिए इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, तो हमारे खिलाफ में खड़े हुए मिलते हैं कई जगह, तो हम लोग उस तरीके के जो ग्रुप में अपने आप को सही से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कई सारी ऐसी एक्टिविटी अभी रिसेंटली देखने को मिली जिसे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो छवि है वो यहां पर धूलमित होती हुई नजर आएगी। ऐसा देखने को मिला कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के नहीं चला जा रहा है। उसमें से मैंने अभी बताया आर्टिकल 370 को जो चेंज किया गया, जब चेंज किया गया तो उन लोगों से नहीं पूछा गया जिनके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में
रिस्ट्रक्चर किया गया जम्मू एंड कश्मीर राज्य को यहां पर दो यूनियन टेरिटरी में। तो ये काफी एक खतरनाक एक स्टेप देखने को मिला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो लोग हैं वो अब तक झेल रहे हैं और उनसे यहां पर प्रॉपर वे में चीजें आगे लेकर नहीं चला गया। तो राइटर को लग रहा है कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो यहां पर धुलमित होती हुई नजर आ रही है। तो इससे तो यहां पर जो जनता है वो एक तरीके से यहां पर ये देख रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया बस उसको इंप्लीमेंट कर रही है, और भी वो चीजें जो जनता के लिए सही हो चाहे गलत हो उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर बात करें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उनको यहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया जो कि मेन पॉलिटिकल पार्टी थी। तो क्या ये रियलिटी में ये डेमोक्रेसी है? इस तरीके से ये तो डिक्टेटरशिप वाली काम होगी कि जनता भी डर रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारी कंट्री में लेकर आया गया तो लोगों के माइंड में डर बैठ गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका क्रिटिसाइज किया गया कि पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी आखिर ऐसे काम कैसे कर सकती है। तो ये जो माहौल बन रहा है हमारी कंट्री में इन सब चीजों को लेकर, तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी को फिर से यहां पर एक तरीके से नीचे लेवल पर लेकर जा रहा है। अगर कहीं पर कोई इलेक्शन होता है, चाहे स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हो, इवन चाहे लोकल पंचायत का भी इलेक्शन हो, तो वहां पर एक डर का माहौल होता है, कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरीके से वहां पर वो बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश पूरी हर बार कंट्री में ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। कहीं आप लोगों को कास्ट के नाम पर, कहीं रिलीजन के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर वायलेंस फैलाती हुई नजर आती है। तो टिंडर बॉक्स की तरीके से यहां पर हो गया जिसमें से ये ऐसे ऐसे आइटम बाहर निकल कर आते हैं। तो आखिर क्या रियलिटी में ये सही डायरेक्शन में चीजें चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बात करें प्रोटेक्शन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में कोई बात आज के डेट में नहीं कर रहा है। बात किसके बारे में कर रहा है? लव जिहाद के बारे में, लव जिहाद के बारे में। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भी ये बातें बोली गई थी कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज होगी हमारी कंट्री में तो उससे हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर और गहरा घनिष्ठ संबंध बनेगा और उसको हम लोग हर तरीके से अच्छे से लेकर चल पाएंगे। जबकि हमारी जुडिशरी है वो ऑलरेडी बोल चुकी है कि रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये इंडिविजुअल अफेयर है भैया, फंडामेंटल राइट है, वो जिससे चाहे उससे साथ में शादी कर सकते हैं, जिसके साथ में चाहे रिलीजन चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो ऑलरेडी कानून है। तो लव जिहाद एक ऐसी टर्म यहां पर यूज की जा रही है जो कि यहां पर अगर बात करें जिसको कहीं पर लेक्सिकन यानी कि कहीं पर प्रॉपर वे में आप लोगों को देखा नहीं गया, कहीं पर इसको लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से अलग ही माहौल क्रिएट यहां पर हमारी कंट्री में किया जा रहा है जो कि हम लोग को मजबूर कर रहा है फिर से सोचने के लिए क्या हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि अगर आज के डेट में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है, कुछ आवाज उठाता है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जैसे फादर जो स्टैन स्वामी के बारे में बात करें, ये वो पर्सनैलिटी है जिनको अभी रिसेंटली यहां पर जेल में इनको रखा गया है और इनको पार्किंसन डिजीज के ये मरीज हैं। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? आप लोगों को देखने को मिला हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक है, गर्दन भी ऐसे हिलती रहती है। अगर आप लोग चाय पीना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं तो हाथ में पकड़ेंगे तो वो छलक कर नीचे गिर जाएगा। तो बोला गया कि स्टोव दे दो यार, फिर कोई ऐसी बोतल दे दो जिसको ये लगाकर मुंह कर पी सके। तो उनको वहां पर वो तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। अभी यहां पर इसके चलते आप लोगों ने देखा कि अर्णब गोस्वामी का केस निकल कर आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट था लगातार कॉन्टिन्यूअस काम किया और उसको आजाद कर दिया, ठीक है। पर लेकिन ऐसे ऐसे जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो ऐसे भी हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे कि क्या यहां पर अमीरों के लिए या फिर जो रसूखदार लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में अपना दबदबा रखते हैं, क्या उन्हीं के लिए जुडिशरी रह गई है? तो ये आर्टिकल हम लोगों ने कई सारे डिस्कस किए थे। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जनता के बारे में सोचकर थोड़ा सा काम करना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर बात करें हम लोग तो इलीगल डेमोक्रेसी, अवैध लोकतंत्र की तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। इलिबरल, लिबरल होता है यानी कि एक तरीके से उदार, पर लेकिन उदार नहीं है यहां पर, एक तरीके से अलग माहौल यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो ये राइटर जो है यहां पर वो बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर कोई जरा सा भी दिखता है कि असहमत है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है वो आप लोग देख ही रहे हैं। फार्मर बिल यहां पर लाए गए, प्रोटेस्ट फार्मर कर रहे हैं, तो उनसे पूछा ही नहीं गया भैया कि हाँ आप लोग के लिए यहां पर ये करके आ रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं, तो फिर कैसा होगा? तो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए ना, जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं उनके चलते। अगर ऐसा आप लोग नहीं करें तो ये एक ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर यानी कि निरकुंस और तानाशाही शासन जैसा यहां पर देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। तो आप लोग पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि भैया ये करना ही करना है, इसका इंपैक्ट कुछ भी देखने को मिले, आप लोग सोच रहे हैं इससे फालतू क्या होगा, बस ये हो जाएगा। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं चीजों को, इसको खत्म करिए, तो आप लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के एक तरीके से लोवेस्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं अगर इस तरीके की कार्रवाई हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। तो
आप लोग का इसके बारे में क्या मानना है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है क्या उसमें यहां पर पहले एक बार पूछना नहीं चाहिए उन लोगों से जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस में भी यहां पर इसी के तरीका कुछ फंडा किया जा रहा था। इन्वायरमेंट क्लियरेंस अगर बात करें तो वहां पर भी कोशिश ये की जा रही है कि भैया प्रोजेक्ट आप लोग बना लो, उसके बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लेना। ऐसे ऐसे भी प्रोविजन डाले जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों को जो बर्बाद करना था वो बर्बाद कर दिया, क्लियरेंस ले लो, अब सही है या गलत है। तो ये कितनी हद तक सही है यहां पर, ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से एक लोकतंत्र के अंदर ये चीजें सही डायरेक्शन की नहीं देखी जाती। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट यहां पर आर्टिकल आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, कुपोषण के शिकार काफी लार्ज स्केल पर आज के में हमारी कंट्री में बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी है, लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके ऊपर नजर जाएगी आप लोगों की, बाकी की प्रॉब्लम आप लोग भूल जाओगे। तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है, इंडिया जो है आज की डेट में फाउंडेशनल लेवल पर है कुपोषण की। कुपोषण का शिकार काफी लार्ज स्केल पर लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुपोषण जो है, अगर यंग नेशन जिसको हम लोग एक यंग इंडिया बोलते हैं, अगर उसमें कुपोषण अंदर घुस जाता है तो आने वाली जनरेशन के घुटने टिका देगा। ये खासकर जो बच्चे होते हैं जो ग्रोथ के लेवल पर चल रहे होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको एक प्रॉपर डाइट मिले, उनका मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, उनकी बॉडी को सही रखने के लिए और बीमारी से उनको बचाने के लिए, उनका इम्यून सिस्टम एक सही डायरेक्शन में रखने के लिए जरूरी है कि उनको एक सही पोषण मिले। तो पर लेकिन हमारी कंट्री में ये चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही हैं क्योंकि कोविड-19 ने जो खस्ता हालत यहां पर कर दी है। तो इसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द ऑल जो चिल्ड्रन है अंडर 5 इन कंट्री, तो उसके बारे में बात करें तो कुछ तो स्टंटेड देखने को मिलते हैं, यानी कि टू शॉर्ट, और वेस्टेड देखने को मिलते हैं, टू थिन, यानी कि काफी पतले देखने को मिलते हैं अपनी एज के हिसाब से और अपनी हाइट के हिसाब से। इस तरीके से बच्चे जो आज के में नजर आते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं उनको बोल सकते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं, जिनकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं है, वो कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि मेल न्यूट्रिशन के शिकार वो बच्चे हो चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल जो न्यूट्रिशन सर्वे है उसके द्वारा जो यहां पर बातें की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में मिलकर यूनिसेफ ने जो 3 साल पहले यहां पर यह सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था, तो उस सर्वे के हिसाब से हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है। और भी आप लोग देखिए कि अगर बात करें 2 डिकेड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग यहां पर देखते हैं। एक तो सबसे पहली बात करें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर, ये है यहां पर ओवर आर्चिंग यानी कि व्यापक जो स्कीम थी फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसको एक नाम दिया गया क्या था, पोषण अभियान। पोषण अभियान हमारी कंट्री में चलाया गया जो काफी इंपॉर्टेंट था, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चली गई, गैदर किया गया इसने मोमेंटम, काफी अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो ये एक अच्छी एक स्पीड आप लोग बोल सकते हैं जिससे कि लोगों तक चीजें पहुंचाएगी। तो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम था पोषण अभियान, इसके द्वारा लगभग 1000 डे जो है वो कंप्लीट कर लिए गए इस वीक, यानी कि इस हफ्ते यहां पर 1000 दिन यहां पर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये ऐसा अभियान था, ये आगे हम लोग को रिन्यू करना चाहिए क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर इसके द्वारा इंपैक्ट डाला गया सोसाइटी के अंदर। ये सबसे पहली बात तो यहां पर ये की जा रही है कि देखिए सिंबॉलिक वैल्यू है 1000 पर, लेकिन हम लोग को इसको आगे लेकर चलना चाहिए क्योंकि कई लार्ज स्केल पर इसके द्वारा इंपैक्ट डाले गए। जो खासकर लाइफ साइकिल है, अगर बात करें जो अब तक मिस थी, जो एक तरीके से जो बच्चा होता है जिसका स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है जिसमें उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है, अगर लगभग 2 साल में बच्चे को प्रॉपर चीजें मिल जाए तो फिर यहां पर चीजें सही चलती हैं। पर लेकिन अगर इस 2 साल के अंदर अगर उसका जो कुछ भी अगर दिक्कत देखने को मिलती है, ये 2 साल कौन से है, जब से बच्चा पैदा हुआ और जब से 2 साल का होता है, अगर इन 2 साल में बच्चों को प्रॉपर वे में हैंडल कर लिया जाए तो वो बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल पाएगा, वरना उसकी बॉडी में भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और वो वैसी प्रॉब्लम होगी जो कि इरिवर्सिबल होगी, यानी कि उनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए उसको पोलियो का शिकार हो गया वो, अगर मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई और दिक्कत आ गई, तो वो एक ऐसी दिक्कतें होंगी कि आप लोग उनको फिर से हटा नहीं सकते हो। सेकंड बात बोली गई कि कोविड-19 ने क्या कर दिया, अभी यहां पर कोविड-19 ने डिरेल कर दिया है। डिरेल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना था, 4 बजे नहीं उठे, 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डिरेल हो जाएगा, यानी कि पटरी से उतर जाएगा। आप लोगों को लगेगा, अपने आप को गाली देना स्टार्ट कर दोगे, यार 3 घंटे लेट हो गए, सुबह 4 बजे उठना था, यार ऐसे कैसे काम चलेगा, टाइम टेबल तो 4 बजे के हिसाब से बनाया था, अब तो लेट हो गए, चलो और सो जाता हूं, अब जब लेट हो ही गया हूं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कीचड़ में गिरे हुए थे और ज्यादा कीचड़ में गिर गए। अरे लेट हो चुके हो भाई, तो अब लेट हो चुके तो फिर से क्यों सोने जा रहे हो, अब सोचो कि जो टाइम बचा है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये तरीका आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो आज की डेट में, अगर ढंग से
देखा जाए तो आप अपने आप को टैकल नहीं कर पा रहे हो, आगे चल के आप लोगों को जो पोस्ट दी जाएगी उसको टैकल करोगे, जो हस्बैंड और वाइफ होगा उनको आप लोग टैकल करोगे, एक दूसरे को, बच्चों को आप लोग टैकल करोगे, अपने परिवार में सब रहेंगे माँ बाप, उनको आप लोग टैकल करके चलोगे, सबको एक साथ में लेके चलोगे। तो बिहेव लाइक ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कम से कम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा लो अभी। तो वो बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि डिरेल हो गई चीजें यहां पर कोविड-19 के चलते। अब यहां पर न्यूट्रिशन तो दूसरी छोटी छोटी मोटी बीमारी है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोविड-19 ने सबका ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो इसके समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कोविड-19 ने जो गरीब है उसके तो पेट पर और तरीके से लात मारी है। एक तो जान चली गई गरीबों की काफी लार्ज स्केल पर, दूसरा जॉब चली गई, तो इकोनॉमिकली भी वो एक तरीके से एक ऐसा सेक्शन बन चुका है जिसको माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ रहा है, खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, और फूड इनसिक्योरिटी भी यहां पर आ गई है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जल्दी से कुछ यहां पर मिल भी पाएगा। वैसे आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था उसका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे फूड को सिक्योर करके रखना है, तो वो था फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। पर लेकिन पेंडेमिक ने क्या किया, डिसरप्ट कर दी सारी एसेंशियल सर्विस, लोगों तक चीजें ही नहीं पहुंच पा रही है। इवन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको मिड डे जो मील स्कीम मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है, जैसी भी मिलती थी पर लेकिन मिलती तो थी कुछ। अब ना होने से कुछ होना तो अच्छा है ना, वो नहीं कि डूबते को तिनके का सारा काफी है, तो अब वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ में जो सप्लीमेंट्री जो फीडिंग की जाती थी आंगनवाड़ी सेंटर, मिड डे मील, या यहाँ पर इम्यूनाइजेशन जो माइक्रो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्री थी, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर रुक चुकी हैं। तो 1000 दिन कंप्लीट हुए अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में पोषण अभियान के, तो इसको आगे लेकर चलना चाहिए हम लोगों को, ताकि यहां पर और अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। और ये अच्छे से क्यों चला हमारी कंट्री में, देखिए एक तो ऐसी चीज है कि यहां पर कोई साइड में आकर कोई पर्सन उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो गई, वो चीज यहां पर इधर आई उधर चलेगी, पता भी नहीं चलेगा। खुद प्राइम मिनिस्टर अपने आप अगर उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देखेंगे सारी जनता सुनती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जो है। तो एक तरीके से अगर प्राइम मिनिस्टर आकर बता रहा है तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी के अंदर। तो इस तरीके से जो लीडरशिप है यहां पर वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि अगर कोई भी स्कीम ऐसी आप लोग लाकर आना चाहते हैं जो कि सोसाइटी पर लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है, तो अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो पीएम उसको लेकर चलना चाहिए, सेंट्रल लेवल पर पीएम उसको लेकर चले, स्टेट लेवल पर उसको सीएम लेकर चले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको डीएम लेकर चले, और अगर बात करें पंचायत लेवल पर उसको प्रधान लेकर चले। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर जो जो लीडर हैं वो वहां पर उस स्कीम को लेकर चले, ताकि एक तरीके से वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाए उस स्कीम के, और लोगों के द्वारा उनको वहां पर चुनकर भेजा गया। डीएम को अगर आप लोग छोड़ दें तो बाकी सारे लेवल पर यहां पर जो चुनकर भेजा गया लोगों के द्वारा, तो अब जनता जो है उनकी सुनेगी भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लेवल पर एक लीडरशिप काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो यही बोला गया कि पीएम जो है नेशनल लेवल पर, सीएम जो है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो पंचायत लेवल पर जो है यहां पर एक तरीके से पंचायत प्रॉपर वे में काम करे। तो ये इससे क्या होगा, ज्यादा जागरूकता फैलेगी और ज्यादा सिस्टमेटिक वे में चीजों को जनता तक पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ में जो पॉलिसीज है, जो विजन है, जो स्ट्रेटजी है इंडिया के अंदर, वो आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर बिगेस्ट जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाए जा रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है हमारी कंट्री में, इसको स्टार्ट इसीलिए किया गया था ताकि बच्चों का डेवलपमेंट किया जा सके। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है यहां पर ये मिड डे मील स्कीम। इतना बड़ा सिस्टम कोई चला ही नहीं रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतने लार्ज स्केल पर कोई चला ही नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम है जो ऑलरेडी वर्ल्ड में जो बिगेस्ट ऐसी स्कीम है जो कि यहां पर चाइल्ड और खासकर पब्लिक के लिए यहां पर ये फायदा प्रोवाइड कराती हैं। पर लेकिन कोविड-19 की वजह से इनके अंदर भी काफी बड़ा डिसरप्ट यहां पर देखने को मिला। तो इंडिया को क्या फोकस करने की जरूरत है, सबसे बड़ी तो बात है यहां पर कवरेज किया जाए, जो सिंगल चाइल्ड और इसी के साथ में जो मदर है उसके ऊपर फोकस यहां पर किया जाए। इसी के साथ में 12 मंथ जो रहते हैं पोषण माह के, जो उसके ऊपर फोकस किया जाए खासकर, यानी कि एक तरीके से जो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाए। इसी के साथ में 12 वीक जो रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, इनके जो ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने सुना होगा कि मां का गाढ़ा पीला दूध ही पीना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो बच्चे की इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। तो वो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में 365 डे जो होते हैं यहाँ पर जो राशन के, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर जच्चा और बच्चा यानी कि मां और बेटे, बच्चा मां और बेटी या फिर मां और बेटा, उनको आप लोग ध्यान रखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो जच्चा और बच्चा दोनों हष्ट-पुष्ट होना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को कंटिन्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो गरीब तबका है सोसाइटी का, वो पैसा कहां से लेकर आएगा। तो इसके चलते अपना प्रॉपर इलाज भी नहीं करा पाते हैं, तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो नीड है कंट्री के अंदर इस तरीके से आप लोग फाइनेंशियल कमिटमेंट कर पाओ और इस लेवल पर चीजों को लेकर चला जाए। तो इस तरीके से एडिशनल फंड की जरूरत पड़ेगी
ताकि जो यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको आप लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सको। वनरेबल जो कम्युनिटीज हैं, खासकर एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जिसको एक टाइम की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर फोकस देकर चलो। वहां पर जो महिलाएं और पर्टिकुलर जो बच्चे हैं, खासकर जो स्लम एरिया है हमारी कंट्री में, झुग्गी झोपड़ी वाला, या फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी है, तो इनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सेक्शन है सोसाइटी का जो मैक्सिमम इग्नोर किया जाता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम हम लोग काउंट करके नहीं चलते हैं। तो ये सेक्शन है जो सबसे ज्यादा वनरेबल है, यानी कि सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर बीमारी की चपेट में आता है। तो इनके ऊपर आप लोगों को पूरा फोकस देकर चलना चाहिए। अगर फोकस नहीं दोगे तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी यहां पर पड़ जाएगी। आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। आप लोग समझिएगा, जैसे घर में अगर जैसे पापा हैं, उनकी जॉब चली गई, पापा की जॉब चली गई तो मां की भी पिटाई होगी, बच्चों की भी पिटाई होगी, और घर का माहौल जो है वो काफी बुरा रहेगा। अगर घर में कोई लड़की है उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, आगे क्या करेंगे, उसकी शादी कर देंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी की जाए, कम से कम एक बोझ हटे सर से। तो ये जो बोझ के तरीके से देखा जाता है महिलाओं को, ये भी काफी बड़ा माहौल क्रिएट करके रखता है कंट्री के अंदर, जो कि काफी गंदे वाला माहौल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में अर्ली जो मदरहुड आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो वो लड़की जो है जल्दी प्रेग्नेंट होकर जल्दी मां बन जाएगी। तो इसके चलते कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही या तो बच्चे की जान चली जाती है, मां की जान चली जाती है, या फिर बच्चा जो है वो हष्टपुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो लड़की का जो शरीर है वो इस लेवल पर डेवलप नहीं होता है कि वो प्रॉपर वे में एक बच्चे को पैदा कर सके। कई बार आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की भी शादी होती देखी है, हालांकि अब तो वो हमारी कंट्री में काफी ना के बराबर होती है, पर लेकिन फिर भी चीजें चलती हैं। एक काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ जाता है कि स्कूल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आता है ना, तो ये सारे पॉइंट आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। सबसे पहले बात की कि जल्दी शादी हो गई, इसी के चलते स्कूल छूट गया, ठीक है, और जल्दी माता बन गई, जल्दी मां बन गई जो बच्ची थी, स्कूल छूट गया। स्कूल छूटने से क्या हुआ, आगे चल के बहुत कम चांस हो गए कि एक प्रॉपर वे में उसको जॉब मिल जाए, और उसका एक पूरा एक पैटर्न तैयार हो गया कि अब ये चल के आगे हाउस वाइफ ही बन के यहां पर रहना पड़ेगा। और जब हाउस वाइफ बनती है तो फिर क्या होता है, फिर यहां पर हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर हस्बैंड सही है तो चीजें सही है, हस्बैंड चाहता है कि आगे चलकर पढ़ा लिया जाए तो चीजें सही है, हस्बैंड चाहता है कि प्रॉपर वे में सपोर्ट किया जाए तो चीजें सही है। पर लेकिन सोचिए उनका क्या होगा जिनका हस्बैंड ऐसा नहीं करता है, जो प्रॉपर वे में इस तरीके से ना तो पढ़ाने की कोशिश करता है, इसी के साथ में ऊपर से मारपीट करता है, शराब पीता है, पूरा माहौल खराब करके घर का रखता है, उसके बारे में आप लोग कैसे बात करेंगे। तो ये बात की जा रही है। इसी के चलते जब कंडीशन ये बन जाती है तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, डिलीवरी घर में होती है, जो दाई वगैरह नहीं होती पहले जो आया करती थी, वो वाली डिलीवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक और यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जान जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट है वो भी कट हो जाता है यहां पर, वो भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर की कंडीशन ही सही नहीं है, ठीक है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है ढंग से। तो ये एक और नई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है, तो इनके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है यहां पर इंपैक्ट डालती है, तो महिलाओं के ऊपर नहीं, इसी के साथ में ये सबके बारे, बच्चे के बारे में बात की जा रही है। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो पीरेसेबल नष्ट होने वाले जो फूड आइटम है वो भी ढंग से हम लोग, अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी सही से नहीं है, खेतों में किसान क्या कर रहे हैं, अपना टमाटर उगा रहे हैं, सेब उगा रहे हैं, अपने खेतों में आलू उगा रहे हैं, पता चला उसको मार्केट तक पहुंचाया नहीं गया, वो खेतों में पड़ा ही सड़ गया। तो ये प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, और इससे मेल न्यूट्रिशन और ज्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच जाता है। हमारी कंट्री में आज के दिन में जो कोल्ड स्टोरेज चेन है बनाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन फिर भी अप टू द मार्क नहीं है। बहुत सारा आइटम तो हम लोगों का खेतों में ही बर्बाद हो जाता है। कई बार किसानों को आप लोगों ने देखा होगा मंडी में आइटम बेचने जाते हैं, अगर कोई इसको खरीदता नहीं है तो मंडी में छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि आने और लाने और ले जाने में इससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इससे अच्छा यहीं पटक कर चले जाओ इसको। तो ये सिचुएशन यहां पर नजर आती है। तो ये सारी कंडीशन हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, तभी जाकर एक ये देखिए ना, सारी चीजें एक साथ में कनेक्ट, अगर ध्यान से आप लोग देखिए, एक किसान होगा वो काफी गरीब है, एक मजदूर होगा अगर वो काफी गरीब है, उसके घर में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वाइफ जो है वो बीमार चल रही है, घर में एक और कोई बीमार है, तो वैसे ही कमर टूट गई, पूरे घर की जो कमाई आ रही है 2-4 रुपए वो सारी इसमें चली जा रही है। तो कहां से पढ़ाएगा, कहां से चीजों को आगे लेकर चलेगा। और ऊपर से अगर बेटी है घर में तो उसको वैसे बर्डन की तरीके से देखता रहता है, क्योंकि सामने वाला बहुत बड़ा मुंह बाकर एक मगरमच्छ की तरीके से बोल देगा कि दहेज दे दो, इतना दहेज चाहिए। तो वो ये सारी चीजें जो है सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आगे चले यहां पर बात करें तो यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, ये बात की जा रही है स्टॉप करने की, रिग्रेशन और जो डीप जो आज की डेट में अगर बात करें जो मेल न्यूट्रिशन है उसको हम लोग सुधार के चलें। अगर इसको हम लोग नहीं सुधारेंगे तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब रहने वाली है। जो न्यूट्रिशन जो गैप है आज की डेट में वो आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उसके चलते लेवल प्लेइंग फील्ड खासकर बच्चों के लिए, इसी के साथ में आप लोगों को फ्यूचर अगर सुपर पावर आप लोगों को बनना है तो सुपर पावर इन बच्चों के कंधों पर ही आप लोग बनोगे। और इन बच्चों के कंधे ऐसे ही नहीं है कि ये बोझ उठा सके देश का,
तो कैसे आप लोग सुपर पावर बनोगे। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि आप लोग इनको समझिए कि कहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सिलेबस आप लोग देखिए। अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिए, आप लोग की समझ में आ जाएगा कि एग्जाम कैसा है। तो आप लोग समझिए, अगर बच्चों की हालत अच्छी नहीं है देश में, तो आप लोग इन्हें कंधे पर रख दें कुछ, तो इनको आप लोग देखिए। तो इस तरीके से जैसे आप लोग अपना सिलेबस देखते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर आप लोग बोलते हैं कि हाँ अब ना बिल्कुल कमर कस लिए, एग्जाम की कमर तोड़कर ही रहेंगे। अगर आप लोग ये नहीं देखेंगे बच्चों स्टंटेड है, बच्चों की हाइट अच्छी नहीं है, बच्चों का वेट सही नहीं है, बच्चे दुबले पतले हो रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ऐसे बच्चों के ऊपर आप लोग भार डाल सकते हैं देश का। अरे अपना वेट तो उनसे झेल नहीं रहा है, आप लोग देश का वेट रखोगे उनके ऊपर, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो उनको ध्यान देकर हम लोग को चलना पड़ेगा उन बच्चों को, तभी सिचुएशन जो है वो सुधर पाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला में जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है यहां पर निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो जो है यहां पर ये इनकी वजह से कंट्री में काफी ज्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले। और वेनेजुला कंट्री कहां पर, ये साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये है वेनेजुला, इधर हो गया यहां पर कैरेबियन सी, और यहां पर हो गया काराकस। काराकस इसकी कैपिटल है। वेनेजुला की पड़ोसी देश है कोलंबिया, ये है गयाना, ये हो गया ब्राजील, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें वेनेजुला के बारे में, साउथ अमेरिकन कंट्री है यहां पर, इसकी करेंसी जो है वो है यहां पर बोलीवर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इसको वेनेजुलन बोलीवर या फिर ये सोवरन बोलीवर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। काराकस कैपिटल होगी। हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया 8 जो यहां पर 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप जो थी वो चीजों को संभाल के ले गए। यानी कि पता था कि चीजें गलत कर दी हैं, पर फिर भी जनता को इमोशनल करके एक तरीके से कुछ ऐसे स्टेप उठा के सिचुएशन को सही करने की कोशिश की गई कि कंट्री जो है वो निकल कर चलेगी। पर वेनेजुला के जो लीडर हैं उसको नहीं झेल पाए, वो यहां पर इसके नीचे दब गए। पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट देखने को मिला, उल्टी सीधी चीजें देखने को मिली। तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, ये अपोजिशन के लीडर हैं जिनका नाम है जुआन गाइडो, ठीक है। तो ये है यहां पर एक तरीके से इनको काफी अच्छे लेवल पर यहां पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जैसे यूएसए हो गया वो इनको सपोर्ट कर रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जो पावरफुल में बने बैठे हैं वो है यहां पर ये। तो क्या क्या चीजें होती हैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर जो बात की, एक मोटिवेशनल कोट, ये हो गया आज का आप लोगों का, ये हो गया आज का आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जाकर अटेम्प्ट कीजिए। जब भी मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो ढंग से उसको देखा कीजिए आप लोग, ताकि सारी चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ओवरव्यू देखा, कार्टून के बारे में भी अपना एक राय बताया कीजिए। वेनेजुला और मैप देखा इसका, यहाँ पर नेशनल हाईवे के बारे में हम लोगों ने बात की, जो बनाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में क्या क्या प्रोटेस्ट चल रहा है ये समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसकी खस्ता हालत हो रही है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में मेल न्यूट्रिशन का शिकार चीजें हो रही है कंट्री में, उसके बारे में हम लोग को जानने को मिला। ये क्वेश्चन है जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। मैंने आप लोगों से यहाँ पर लेकाडाइव सी के बारे में बात की थी। तो बोला जा रहा है वाटर बॉडीज है यहाँ पर जो कि इंडिया के साथ में बॉर्डर आप लोग को इसका देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में मालदीव और श्रीलंका के साथ में। बोला जा रहा है कि साउथ में कर्नाटका, वेस्ट में केरला और इसके साउथ वेस्ट में कर्नाटका और वेस्ट में केरला और साउथ वेस्ट में तमिलनाडु नजर आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में 2, सी में बोथ एंड 1 2, डी बोला गया कोई सा भी सही नहीं है। तो आंसर क्या? आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये है यहाँ पर लेकाडाइव सी। लेकाडाइव सी जो है इसको लक्षद्वीप सी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, दूसरा नाम इसका लक्षद्वीप सी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया मालदीव, कोलंबिया और ये सारा एरिया याद रखिएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप लोग यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी के साथ में यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मॉर्निंग का टारगेट आप लोगों से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आप लोग कब तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या सोच रहे हो, नहीं उठना है आज के डेट में। हालांकि आज जो है काफी बच्चे उठे, आज पहले से आज के डेट में सबसे ज्यादा बच्चे उठे, हालांकि लगभग 1300 के करीब बच्चे पहुंचने वाले थे, ठीक है। तो ये अच्छा है अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं। सोचिए ये सबके बस की बात नहीं है। एक तरीके से अगर सुबह को उठकर आप लोग अपने शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में बोलो तो वैसे ही आप लोग, इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो वैसे ही आप लोग एक चैलेंज को फेस कर उसको अचीव कर रहे हैं। तो ये आप लोग के काफी बड़ा मोटिवेशन का सोर्स आप लोग बोल सकते हैं। तो लेक्चर अगर यहां तक देख लिया है तो उसको आप लोग जरूर लाइक या शेयर या फिर डिसलाइक या फिर शेयर नहीं करना है, कमेंट करना है, ताकि फीडबैक मुझे मिल सके कि लेक्चर किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।